नमस्कार। किसानों की कर्मठता के लिए समर्पित और किसान हितों के प्रति अपने अद्वितीय प्रतिबद्धता के संकल्प को पूरा करने की दिशा में पूसा समाचार एक प्रयास। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूसा समाचार के इस खास अंक में। मैं हूं कपिला शेखावत और मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का पूसा समाचार के इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को सोयाबीन में उन्नत किस्मों सहित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं की तकनीकी जानकारी देंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे नवोन्मेषी किसान सम्मेलन की एक झलक। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे और अंत में होगी मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि YouTube चैनल पर हमारे अपलोड किए गए सभी वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। तिलहन फसलों में सोयाबीन एक प्रमुख फसल है जो प्रोटीन एवं रेशे से भरपूर होती है। किसान भाई मुख्यतः जून के प्रथम पखवाड़े से इसकी बुआई शुरू कर देते हैं। सोयाबीन में अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत किस्मों सहित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक सस्य क्रियाओं के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय तालुकदार। सोयाबीन खेती करने के लिए सबसे पहले जरूरी होते हैं भूमि निर्वाचन। कौन सी जमीन में सोयाबीन बढ़िया होती है? रेतीली लोम या दोमट जमीन या जिस जमीन में कार्बनिक जैविक कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उस जमीन में सोयाबीन खेती बहुत बढ़िया होता है। सोयाबीन जहां किया जाता है उस जमीन पे हर 2-3 साल के बाद कम से कम एक बार गहरी जुताई कर लेना चाहिए। वर्षा आने के बाद सोयाबीन बोने के लिए फील्ड को कम से कम 2 या 3 बार कल्टीवेटर और पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। अंतिम बार कल्टीवेटर चलाने के समय प्रति हेक्टेयर के लिए 5 से 10 टन गोबर का खाद या 2.5 टन मुर्गी का खाद मिलाकर दे देना चाहिए। उत्तर मैदानी क्षेत्र जिसमें हमारा दिल्ली भी शामिल है, इसमें सोयाबीन के किस्में जैसे पूसा 12, SL 952, NRC 130 आदि उत्तम किस्में माना जाता है। मध्य क्षेत्र के लिए जिसमें मध्य प्रदेश भी आते हैं, उसके लिए JS 2034, JS 116, JS 335, NRC 128 आदि उत्तम किस्में माना जाता है। सोयाबीन का बीजों का अंकुरण 100% 70 से कम नहीं होना चाहिए। अगर प्रतिशत 70 से कम है तो सोयाबीन का बीज का दर भी उसी हिसाब से बढ़ाना चाहिए। बुआई से पहले सोयाबीन बीजों को थीराम, कार्बेंडाजिम आदि दवाई से शोधन कर लेना चाहिए। जो रीज एंड फारो पद्धति या चौरी करियों के ऊपर सोयाबीन का सोइंग करना चाहिए। सोयाबीन का बोनी हमेशा कटारों पर करना चाहिए। एक कटारों से दूसरी कटारों का दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी भी 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और सोयाबीन के बीज 3 से 4 सेंटीमीटर की ज्यादा गहराई में बोना नहीं चाहिए। हर प्रति हेक्टेयर में 65 से लेकर 75 किलोग्राम बीजों का जरूरी होता है। प्रायः प्रति हेक्टेयर के लिए 56 किलोग्राम यूरिया, 450 से लेकर 625 किलोग्राम सुपर फास्फेट एवं 34 से लेकर 84 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से म्यूरेट ऑफ पोटाश व्यवहार करना जरूरी होता है। जून 15 या 20 से जुलाई 5 तक यह समय सोयाबीन बोने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सोयाबीन वर्षा निर्भर फसल है, परंतु लंबी अवधि तक अगर बारिश नहीं होते हैं तो सोयाबीन में जल प्रबंधन का बंदोबस्त करना जरूरी होता है। नवजात पौधा, फल आना, फली भरना, इस समय पानी का बहुत जरूरी होता है। सोयाबीन का दूसरा समस्या होता है खरपतवार। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए दवाई भी छिड़काव कर सकते हैं, परंतु विशेषज्ञों की सलाह पर ही यह काम करना चाहिए। इससे फलों का नुकसान नहीं होता। किसान भाइयों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में
नवोन्मेषी किसान सम्मेलन का आयोजन दिनांक 6 जून को किया गया, जिसमें पूसा संस्थान की परियोजनाओं से जुड़े बहुत सारे किसानों ने भागीदारी की। इस कार्यक्रम में नवोन्मेषी एवं अध्येता किसानों को पुरस्कार वितरित किए गए। पद्मश्री प्राप्त किसानों सहित अन्य उन्नतिशील किसानों ने भी अपना अनुभव साझा किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक छोटी सी झलक। सुब्बा राव जी जो है इतने वरिष्ठ किसान हैं कि इन्होंने 1968 में जब IR8 की खेती हुई थी, शोध हुई थी IR8 धान जो आया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से, फिलीपींस से, और उस IR8 की खेती इन्होंने अपने खेत पर 1968, 69, 70 के दशक में की। और उस समय इनकी पैदावार IR8 की हमारे समझ से जो ये बताते हैं 8 टन से लेकर के 9 टन 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की थी IR8 की पैदावार। और दक्षिण भारत में पूसा संस्थान की ज्योति जलाने का काम सुब्बा राव जी कर रहे हैं। और भी बहुत गुणी किसान जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ सत्यवान जी हैं, इनको लोग ऑर्गेनिक चाचा के नाम से जानते हैं। और कर्नल देशवाल साहब, तो आप जो है एक ऐसा इन्होंने मानक रखा है कि किसानी खेती बहुत हो गई है, उद्यमिता की ओर हमको जाना चाहिए। उसी तरह से सुल्तान सिंह जी ने अपने नवाचार से फिश बाइट एक इतना बड़ा ब्रांड खड़ा किया है। इनका आउटलेट मुंबई में है, दिल्ली में है। मेरे को इसके लिए एक चीज़ आपको बताऊंगा कि हमने 20 साल पहले तकरीबन एक नीम के पेड़ के नीचे किराए की जैसे जगह से काम शुरू किया था, और आज ये गाजर की बात है, और उस गाजर से आज तकरीबन हमने 100 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। ये संभव सरकार की तरफ देख के नहीं हो, ये आपको अपने आप करना पड़ेगा। खेती एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, और इतना साइंटिफिक सब्जेक्ट है कि मेरा दावा इससे बड़ा कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं है। इसमें सारी साइंस शामिल है। तो हमें जो मेरे को ज़्यादा बुजुर्ग दिख रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको इसके अंदर लाना पड़ेगा। इसमें आपको जो MBA की पढ़ाई है उसकी भी सख्त ज़रूरत है, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है उसकी भी सख्त ज़रूरत है। मैं एक मछली पालक हूँ। इंटीग्रेशन के अंदर मैं सभी तरह का काम करता हूँ, खेती भी करता हूँ, डेयरी फार्म भी है, और मेरे पास प्रोसेसिंग का भी है, और RS में भी काम करता हूँ। मैं कई तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ, और आज से मैंने 25-30 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग दे के इस व्यवसाय से जोड़ा है, जो आज करोड़पति है। तो RS टेक्नोलॉजी है, उसमें अगर आप मछली का काम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है, और उसको तरीके से किया जाए। तो उसके साथ साथ मैंने प्रोसेसिंग का भी किया था। तो प्रोसेसिंग का भी मैंने कम से कम उसमें 20-25 लोग मैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर लगाए हुए हैं। तो मैं साल में उससे भी मैं 2-2.5 करोड़ रुपए का बिजनेस करता हूँ। और उसके साथ साथ मैंने अपने खुद का एक ब्रांड बनाया है, जो आज मार्केट में फिश बाइट के नाम से है। तो हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। हम मेनली ये होटल का जो फूड वेस्ट आता है उसको कलेक्ट करके, हमारे फार्म का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ये फूड वेस्ट है। मतलब ये फूड वेस्ट को हम मेन कंपोनेंट बना के उसमें से 12 से 13 प्रोडक्ट्स वापस से बनाते हैं। मेरा है सबसे बड़ी उपलब्धि, जो पेड़ सूख रहे हैं उसका भी कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेरे पास दवा है। मैं प्रैक्टिकल रूप से उसका दवा का प्रचार किया हूँ। मिट्टी का तेल और नीम का तेल आप प्रयोग करें, और आपका सूखता हुआ पेड़ एकदम हरा हो जाएगा। इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट पे कुछ दिन काम किया। 65 एकड़ में खुद मैं अभी भी खेती कर रहा हूँ। फिर ये देखा कि 65 एकड़ और या एक अभिषेक पर्याप्त नहीं है इन सब के लिए, तो फिर एक FPO का गठन किया, जिसके अंदर आज 256 किसान हैं। दिल्ली के पल्ला गांव में ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को करते हुए करीबन हमारा टर्नओवर 2 साल में 12 करोड़ के ऊपर जा चुका है। नाबार्ड FPO
में जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में 2011 से जुड़ा हुआ है। अब तक हमने तकरीबन 8000 FPO को प्रमोट सपोर्ट किया है। नाबार्ड बेसिकली फाइनेंशियल, डेवलपमेंटल और सुपरवाइजरी रिलेटेड काम करता है। नाबार्ड की एक और संस्था है जिसका नाम है नैब किसान, जो FPOs को कम दर पे लोन देती है, जो वर्किंग कैपिटल लोन्स भी होते हैं, टर्म लोन्स भी होते हैं उसमें। मैं यहाँ पर पूसा कृषि नाम के इंक्यूबेटर को संचालित करती हूँ, जो कि कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देता है हर तरीके से, जो कि बिजनेस मेंटरिंग है या फिर तकनीकी सहायता है वो प्रदान करना, या फिर उनको फंड दिलाना अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स से या वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जहां हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रवीण मौर्य जी ने खीरे की पत्तियों में पीले धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम नीम के तेल के 1% घोल का छिड़काव करें। रासायनिक समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। हनुमानगढ़ राजस्थान से बलजिंदर सिंह जी ने अंजीर के फल में भूरे निशान बनने एवं अंदर से सड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फल मक्खी का प्रकोप एवं बोरॉन की कमी हुई है। बोरॉन की कमी को दूर करने हेतु बोरिक एसिड की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। फल मक्खी के समाधान हेतु रेगोर की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। पंजाब से कई किसानों ने किन्नों के बाग में पत्तियों की सिकुड़ने एवं पीले पड़ने की समस्या बताई है। यूं तो ये बहुत से कारणों से हो सकता है, जिसमें पोषक तत्वों की कमी मुख्य रूप से हो सकती है। तो सर्वप्रथम किन्नों के बाग में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की करीब 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। पौधों की मुख्य शाखा पर बोर्डो पेस्ट लगा दें तथा पौधों पर जिंक सल्फेट और बोरेक्स की करीब 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से अमर संगीत जी ने मूंग में पत्तियों के पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में येलो मोज़ेक वायरस नामक रोग हुआ है, जो कीटों से फैलता है और कीटों के रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की करीब 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 9 जून को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 9 से 11 जून के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 9 से 13 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 14 से 16 जून के दौरान पूर्वोत्तर, प्रायद्वीपीय भारत, मध्य और पूर्वी भारत में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों की जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।